हेलो एवरीवन। 17 अक्टूबर की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है देखते हैं। द हिंदू ने आज सबसे पहले तो पॉलिटिकल न्यूज़ को ही कवर करा है कि आज कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं वो होंगे। तो अब इसमें कौन क्या अपडेट रहेगा, ये हमारे लिए नेसेसरी नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। अगेन चाइना के का कुछ न्यूज़ है, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो है उस पर न्यूज़ है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो है आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर। इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो बूस्ट देखने को मिला है सेकेंड क्वार्टर में। सेकेंड क्वार्टर का जो मतलब हो गया आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये फाइनेंशियल ईयर में जो एक क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स का एक पीरियड होता है, अप्रैल से जून तक फर्स्ट क्वार्टर और जुलाई से सितंबर सेकंड क्वार्टर। तो इस सेकंड क्वार्टर में ये बोला है कि प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। दरअसल ये केवल सेकंड क्वार्टर में ही नहीं हो रहा है, लगातार जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स में जो है इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। उसमें एक बड़ा रोल जो है वो गवर्नमेंट का है। स्पेशली हमने कोरोना के टाइम में देखा था कि कोविड-19 के टाइम पर गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट करा था, आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान के थ्रू ही कई सारे ऐसी ही प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करे गए। कई सारे जो ऐसे जो पुराने जो सिस्टम था उसे वापस से रिन्यू करा गया और उनको इस तरीके से चेंज करा गया कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इजीली फैसिलिटेट हो सके। जैसे हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट के लिए पहले हमने थोड़े दिन पहले इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड पढ़ा था। ये भी एक इन्वेस्टमेंट को ही थोड़ा फैसिलिटेट करने का ही एक काम था। फॉर एग्जांपल पहले जो थे वो सरफेसी एक्ट था, डीआरटी एक्ट था। इस तरीके से 3-4 एक्ट थे, उनके थ्रू एक्शन लिया जाता था और वो 3 से 4 साल चलता था एक केस एवरेज हम बात करें तो। लेकिन इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में 180 डेज में ही जो है वो जो भी केस होते थे वो सोल्व हो जाते थे और मैक्सिमम 90 डेज और ले लें एक्स्ट्रा तो 270 डे जो है वो मैक्सिमम केप थी कि इस पीरियड में तो जो भी इंसॉल्वेंसी वाले केसेस होंगे, बैंकरप्सी वाले केसेस होंगे वो सोल्व हो जाएंगे। इस तरीके से इसके अलावा कई सारे हैं। इसके अलावा वन स्टॉप पोर्टल है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। कई ऐसे पोर्टल्स बना रखे हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती है, ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स होती है जिसे हम बोलते हैं कागज़ की कार्रवाई, वो सब जो है वो एक पोर्टल पर होने लगी। पहले अलग अलग वेरियस पोर्टल से थे, वहाँ पर अप्लाई करना पड़ता था। वहाँ पर कंपनीज जो रजिस्टर होती थी, जो जिन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लेना होता था तो उन्हें वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना पड़ता था। इस तरीके से जो जितना भी सॉल्यूशन था, जितने भी मैकेनिज्म था ये पूरा इन्वेस्टमेंट का, उसे थोड़ा सा कंप्रेस करा गया और उसे एक पोर्टल पे लाया गया। फॉर एग्जांपल फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ही बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी पहले जो था वो डॉक्यूमेंट्स होता था, वो फिजिकली वेरीफाई होते थे। अब जो है वो आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल बना दिया गया, FIFE जो पोर्टल बना दिया गया। अब आप इस पे जाइए, अप्लाई करिए ईजिली। आपके जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इजीली आपके जितने टाइम जो पहले वेरिफिकेशन में लगता था उससे बहुत कम टाइम में अब ये वेरिफिकेशन होने लगे। इस तरीके से गवर्नमेंट ने कई सारे मेजर लिया है। स्पेशली ये कोविड-19 के आत्मनिर्भर भारत अभियान के बाद तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की तरफ देखा। दरअसल इसका रीज़न भी था कि कोविड-19 में गवर्नमेंट का एक बड़ा खर्चा हमने देखा कि हमारी जो सिक्योरिटीज़ थी, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर पैसा खर्च हुआ गया और उसके वजह से गवर्नमेंट को ये लगा कि सब जगह गवर्नमेंट खुद पैसा खर्च नहीं कर सकती। इसमें प्राइवेट सेक्टर्स की इम्पोर्टेंस को उस समय समझा गया और ये इसीलिए ये आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्राइवेट सेक्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट को थोड़ा ईजी बनाया गया। जो इन्वेस्टमेंट का जो मैकेनिज्म्स हैं वो उसको थोड़ा सिंपल करा गया। इस तरीके से हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली बात है यदि गवर्नमेंट इतने काम करेगी तो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसको आप कोविड-19 की रिकवरी से भी देख सकते हो कि किस तरीके से अब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कोविड-19 की जो और लॉकडाउन के वजह से जो कोलैप्स हो गई थी उससे रिकवर हो रही है। अब किस सेक्टर में कितना आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि सब सेक्टर्स में जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है अभी वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में कई गवर्नमेंट की कई स्कीम्स है, चाहे वो मेक इन इंडिया स्कीम हो, मेक इन इंडिया है। इसके अलावा अभी मैं बात करा आत्मनिर्भर भारत अभियान है। इस तरीके से गवर्नमेंट की कई स्कीम्स है जिनके थ्रू जो इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगेन एडवर्टाइजमेंट है, दिल्ली की सिटी की स्पेसिफिक न्यूज़ है, ऐसी कोई काम की न्यूज़ नहीं है जिसे रुक कर देखा जाए। आगे बढ़ते हैं।
स्टेट न्यूज में भी ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। आपसे यदि मैं ये पूछूं कि कन्नूर का जो एक्सप्लोसिव केस है यह एक, उसमें एनआईए कोर्ट ही क्यों इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैंने आपको सीबीआई पढ़ा दी, ईडी पढ़ा दी करंट अफेयर्स में, इसके अलावा हम लोगों ने एनआईए भी देख लिया। तो यदि आपसे पूछे, मैं आपसे ऐसे ही एक जनरल क्वेश्चन पूछूं कि कन्नूर एक्सप्लोसिव केस में एनआईए ही क्यों इन्वेस्टिगेशन बॉडी है, मैं यहाँ पर सीबीआई क्यों नहीं है, यहाँ पर ईडी क्यों नहीं है, यहाँ पर वहाँ की पुलिस क्यों नहीं है। फॉर एग्जांपल कोच्चि का केस है तो केरला पुलिस होनी चाहिए, केरला पुलिस क्यों नहीं है। दरअसल हमने देखा था कि सीबीआई की क्या फंक्शनिंग है, ईडी की अपनी फंक्शनिंग है और एनआईए की अपनी फंक्शनिंग है। यहाँ पर एनआईए कोर्ट है तो हम एनआईए की फंक्शनिंग, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से 2008 के वो मुंबई अटैक के बाद जो है वो एनआईए बना, और एनआईए का जो एक मेन काम जो है वो यही था कि जो टेररिज्म रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनमें इन्वेस्टिगेशन करना, यानी इंडिया को टेररिज्म फ्री बनाना, यही एनआईए का काम था। और ये सारे केसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी टेररिज्म सेक्टर जो है उसी से जुड़ता है, इसलिए एनआईए को इसका इन्वेस्टिगेशन दिया है। इस तरीके से आपको चीज़ों को रिलेट करना आना चाहिए कि अच्छा ये केस है तो इसमें ये एनआईए आना आएगा या सीबीआई को ही इन्वेस्टिगेशन करना होगा। ये सारी बातें आगे बढ़ते हैं। अगेन एजुकेशन प्लस में भी ऐसा कोई ख़ास चीज़ नहीं आई है। छत्तीसगढ़ की अपनी एक स्कीम है, न्याय स्कीम। स्पेसिफिक न्यूज़ पढ़ना कोई ठीक नहीं है स्टेट के लिए। अगेन एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है आपकी फूड डे को लेकर। दरअसल कल जो है संडे को वर्ल्ड फूड डे था, जो 16 अक्टूबर होता है। 16 अक्टूबर को हम जो लोग हैं वो वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। ऑब्वियसली बात है, ये तो कल ही लग गया था कि अब वर्ल्ड फूड डे 2-3 दिन वर्ल्ड फूड डे एक न्यूज़पेपर में कवर होगा, तो उसी से रिलेटेड बातें करी गई है। सैटरडे को ही हमने एक चीज़ बात पढ़ा था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। संडे को अगले दिन वर्ल्ड फूड डे था और आज इसी से रिलेटेड बातें करी गई है एडिटोरियल में। दरअसल एक रिपोर्ट रिलीज होती है एफएओ की और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक रिपोर्ट रिलीज होती है, हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक 2022-23, जिसमें जो हंगर के जो हॉटस्पॉट्स हैं, एक रिपोर्ट थी कंसर्न वर्ल्ड वाइड की जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें कंट्री वाइज इन्होंने उनको रैंक दी थी इंडेक्स के स्कोर के थ्रू, और एक है आपकी हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक जो कि किसी और दूसरे इंस्टीट्यूशन ने निकाल रखी है, एफएओ और WFP ने, जिसमें ये जितने भी हंगर के जो हॉटस्पॉट हैं स्पेशली ये अफ्रीकन कंट्रीज़ को कवर करते हैं। नो डाउट हम लोग ये तो जानते ही हैं कि SDG क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक गोल ये भी है जीरो हंगर का, या एंड हंगर, जीरो पॉवर्टी एंड एंड हंगर। ये सारी बातें SDG में करी गई है और SDG के गोल को अचीव करने की जो लिमिट है 2030, ये भी ज़्यादा दूर नहीं है। जिस तरीके से स्पेशली जो हमारा स्कोर है और वर्ल्ड वाइड हम देखें तो भी अभी भी काफ़ी काम करना है कि वर्ल्ड लेवल पर जो SDG है वो एंड दी हंगर एंड जीरो पॉवर्टी इन्हें अचीव करने के लिए। आपसे हम इंडिया की ही बात, हम इंडिया के कंटेक्स्ट में इस पूरे आर्टिकल को देखते हैं। इसी के आगे एक न्यूज़ है वो है आपकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हम इन दोनों आर्टिकल्स को रिलेटेड करके देखेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखें तो ऐसा लगता था कि इंडिया में चारों तरफ भूख मरी है, क्योंकि इंडिया की जो रैंक आई थी वो आई थी, आपको भी पता है, ऑलरेडी डिस्कस करा था, 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज। ऊपर से तो कुछ गिना नहीं जा सकता, नीचे से गिने तो ही टॉप करेंगे, यानी कहें तो इंडिया की रैंक नीचे से टॉप कर रहे थे हम। और हमारी नेबर्स जो कंट्री है, जो हमसे काफ़ी वीक कंट्री जो बोल सकते हैं, चाहे वो श्रीलंका हो तो उसकी रैंक थी 66, बांग्लादेश की 84, म्यांमार जहां इतनी ज़्यादा इंटरनल सिक्योरिटी जितनी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है उसके बावजूद इनकी रेट थी 71, नेपाल की रेट थी 81, और हम लोग तो इतने प्रोग्राम चला रहे हैं उसके बावजूद हमारी रैंक थी 107। दरअसल हमने सैटरडे को भी ये बात डिस्कस करी थी कि जो इंडेक्स निकाला जाता है वो उनके अपने कुछ मेजरमेंट होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो मेजरमेंट जो हैं, जो हमारी जो गवर्नमेंट जो भी एक्शंस ले रही है फूड सिक्योरिटी के लिए उससे रिलेटेड हो। अब उनके मेजरमेंट का अपना तरीका है, गवर्नमेंट जो अपनी प्लानिंग करती है फूड सिक्योरिटी के लिए उसका अपना तरीका है। यही रीज़न है कि एक कंट्रोवर्सी होती है हर बार, और हमने उस दिन बोला था
कि ये कंट्रोवर्सी रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली इसको अपोज करेगी। आप खुद देख लीजिए, 2 दिन बाद खुद यहाँ पर अपने आप अपडेट आया है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री द रिपोर्ट इज नॉट ऑब्वियसली डिस्कनेक्ट फ्रॉम ग्राउंड रियलिटी बट आल्सो चूज टू इग्नोर द फूड सिक्योरिटी एफर्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने तो इवन ये भी डिस्कस कर लिया था कि फूड सिक्योरिटी एफर्ट्स कौन कौन से हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। फॉर एग्जाम्पल हमने उस दिन बात करी थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की बात करी हो, चाहे वो अंत्योदय योजना की बात करी हो, चाहे वो मिड डे मील की स्कीम की बात करी गई हो, चाहे इवन इन्होंने इस बात का भी जिक्र करा गया है जो हम ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके थे कि यूनियन कैबिनेट थ्रू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की इन्होंने जिक्र करा है। उस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें तो इसमें किस तरीके से 5 kg पर पर्सन पर मंथ जो है वो एक्स्ट्रा राशन प्रोवाइड करा गया था हर जो पुअर फैमिलीज हैं उन्हें। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी वाकई में चैलेंज है, लेकिन जिस हिसाब से इसको शो करा गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने, वो उतनी उस लेवल पे तो हम लोग खुद अपनी आंखों से भी देख सकते हैं कि ऐसा कोई भूखमरी नहीं है कि हमारी रैंक जाकर 121 में से 107 रैंक हमको मिले। उनके अपने मेजरमेंट के तरीके हैं जो कि हमारे जो गवर्नमेंट की जो मेजरमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनसे नहीं जुड़ते हैं, तो वो अलग बात है। ये पूरी बात थी, ये 2 आर्टिकल्स हमने किस तरीके से बात करी। तो ऑब्वियसली वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, और नो डाउट गवर्नमेंट अपने कुछ जितने भी उन्हें प्रोग्राम चलाने हैं कुछ स्कीम्स के थ्रू तो वो चला रहे हैं। इवन अभी कुछ दिन पहले ही यही इसी करंट अफेयर में हमने ये भी देखा था कि क्यों गवर्नमेंट ने पेडी के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था। ये सब क्या कि हमारा जो नेशनल मार्केट है इंडियन इकोनॉमी में पैडी जो है राइस के जो कि हमारी मेन फूड क्रॉप है राइस एंड व्हीट, उसके प्राइस जो हैं वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करें, इसके लिए उन्होंने पैडी के एक्सपोर्ट को भी थोड़ा सा रेगुलेट करा था। ये सारी बातें गवर्नमेंट की जो है वो कहीं ना कहीं हमारी जो डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी है उससे से जुड़ती है। और हम ये नहीं कह सकते कि हमारी वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक पीछे आई है तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट कुछ मेजरमेंट नहीं कर रही। 10 से ज़्यादा स्कीम तो मैं अभी आपको यहीं गिना दूँ। गवर्नमेंट पैडी पे एक्सपोर्ट कहीं, इसके अलावा कई सारे केस स्टडीज़ में आपको गिना दूँ। पैडी पे एक्सपोर्ट की बात हो, पैडी पे एक्सपोर्ट पे बैन की बात हो, ये कहीं ये गवर्नमेंट का मेजरमेंट है, ये एक्सपोर्ट हो रहा था, गवर्नमेंट की इनकम हो रही थी, इसके बावजूद पैडी पे एक्सपोर्ट पे बैन लगाया। तो कहीं ना कहीं वो उन्होंने कहा जो विजन था वो हमारी डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना ही था, इसी वजह से पैडी के जो एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था। मनरेगा जैसी स्कीम में जो फंड अलॉट करा, स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे फंड अलॉट करा ताकि लोगों को, जो लोग फूड फ्री फूड जो राशन नहीं ले पा रहे हैं उसके अलावा उनको एक्स्ट्रा उनकी इनकम सोर्स को थोड़ा सा प्रमोट करा, मनरेगा के थ्रू एक्स्ट्रा पैसा प्रोवाइड करा लॉकडाउन के टाइम में। ये सारे गवर्नमेंट के मेजरमेंट थे, जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी काम थे ये कहीं ना कहीं हमारी फूड सिक्योरिटी से ही जुड़ रहे थे। तो ये सारी बातें थी, इसमें सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है। आप खुद देख लीजिए इस पूरे आर्टिकल में जो जो बातें करी गई है। एक यहाँ पर वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर डिस्कस कर लिया, हंगर और स्पोर्ट आउटलुक ऑलरेडी हमने देख लिया कि क्या कौन रिलीज करता है, FAO WFP। आप इधर आइए तो यहाँ पर इन्होंने जो है ये देखिए इधर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 हम ऑलरेडी 2 दिन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये सारी बातें इन्होंने करी गई है और हमने इसको इंडिया के कंटेक्स्ट में ज़्यादा इस पर फोकस करा कि इंडिया का क्या कंटेक्स्ट में क्या ठीक है। एक वर्ड जो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, स्पेशली जो कांग्रेस के इलेक्शंस हैं पिछले 10 दिन से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, वो है आपकी इनर पार्टी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हम सब जानते हैं, लेकिन इनर पार्टी डेमोक्रेसी को भी समझना जरूरी है। इनर पार्टी डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी उसके अंदर डेमोक्रेसी, यानी पॉलिटिकल पार्टी होगी तो उसका कोई प्रेसिडेंट होगा, तो वो प्रेसिडेंट अपनी मनमानी से कोई भी नहीं चुन लिया जाए, वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से चुना जाए। जैसे कि अभी हम उसकी एक केस स्टडी आज देख सकते हैं कि आज कांग्रेस के प्रेसिडेंट का इलेक्शंस है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी इनर पार्टी डेमोक्रेसी से ही जुड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहाँ इनर पार्टी डेमोक्रेसी इंश्योर हो रही है, प्रेसिडेंट्स के इलेक्शंस हो रहे हैं और जो भी डिसीजंस लेते हैं वो कोई प्रेसिडेंट नहीं ले ले, उसके लिए कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी हो, कोई अपनी कोई कमेटी हो। ये पूरी जितना भी जो डेमोक्रेसी में हम पढ़ते हैं उसे आप जाकर एक पॉलिटिकल पार्टी की जो फंक्शनिंग होती है, उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। जैसे हम डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रॉपर इलेक्शन, तो इसी प्रॉपर इलेक्शंस को जाकर एक पॉलिटिकल पार्टी में
इम्प्लीमेंट कर दीजिए, यानी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर भी इलेक्शन। डेमोक्रेसी का मतलब होता है डिसीजन जो होते हैं वो पब्लिक ओरिएंटेड होते हैं, तो इनके जो भी डिसीजंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टी जितने भी मेजरमेंट लेगी वो भी पब्लिक ओरिएंटेड होने चाहिए। इसके अलावा जो डिसीजन लेते हैं वो वन पर्सन डिसीजन नहीं होने चाहिए डेमोक्रेसी में। उसके लिए जो भी मैकेनिज्म है, जो भी एक कमेटी है वो ले, वही चीज़ आप पॉलिटिकल पार्टी में अप्लाई कर दीजिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर उनके स्ट्रक्चर में अप्लाई कर दीजिए। वही सारी बातें आपकी इनर पार्टी डेमोक्रेसी को शोर करेगा। इनर पार्टी डेमोक्रेसी अभी इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि भारत में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा अभी कोलैप्स कर रहा है। पूरा एक तरफ एक पार्टी है और उसकी तरफ जो हमारे यहाँ अभी ऐसा बोला जाता है कि पॉलिटिकल जो सिस्टम है, पॉलिटिकल जो नेचर है वो काफ़ी डिस्ट्रॉय सा हो चुका है, क्योंकि एक पार्टी ऐसी है, आप सब लोग जानते हैं, एक पार्टी ऐसी है जो काफ़ी ज़्यादा लगातार आगे बढ़ रही है। और डेमोक्रेसी में ऐसा बोला जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन जो है वो डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल पार्ट है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में अभी कंपटीशन किसी प्रकार से देखने को नहीं मिल रहा है। स्पेशली सेंट्रल लेवल पर तो आप देख लीजिए, एक पॉलिटिकल पार्टी लगातार अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है और उससे कम्पीट करने के लिए कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है। ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यदि किसी कंट्री में, स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक पॉलिटिकल पार्टी ही लगातार आगे बढ़ती रहे हैं और उसके कंपटीशंस में दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती, तो आप खुद देख लीजिए, हम तो कहीं ना कहीं चाइना की तरह शिफ्ट हो रहे हैं। चाइना में क्या है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, उसी की चलती है, उसी की दादागिरी और उसी की सब, यही चीज़ अभी इंडिया में हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान की बात है कि डेमोक्रेसी में एक ही पॉलिटिकल पार्टीज लगातार आगे बढ़ रही है, उसे कंपटीशन देने के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। कई सारा फ्रंट बनते हैं, कई सारे मोर्चे बनते हैं, पर ऐसा अभी देखने को नहीं मिल रहा है। और डेमोक्रेसी में इसमें कहीं ज़्यादा नुकसान है। नुकसान ये होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होती है वो जो डिसीजंस लेती है वो मनमाने डिसीजन लेती है, क्योंकि उन्हें उनको अपोज करने वाली जो उस नेचर की और या फिर उस पावर की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जो डिसीजंस होते हैं वो कई बार बायसनेस का शिकार हो जाते हैं। इस तरीके से प्रॉब्लम्स होती है यदि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन ना हो। और कंपटीशन तभी होगा जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो पावर है, उनकी फंक्शनिंग है, वो उनमें इनर पार्टी डेमोक्रेसी हो, उनका अपना एक पीछे पब्लिक सपोर्ट हो। ये सारी बातें थी आपकी डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में भी इनर पार्टी डेमोक्रेसी से रिलेटेड। अंडरस्टैंड द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ऑलरेडी 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, आज भी डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। कॉलेजियम की बात कर रही है, पिछले काफ़ी दिनों से लगातार कॉलेजियम पढ़ रहे हैं, तो कॉलेजियम में हो रहा है ट्रांसफ़र को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। क्या हो रहा है, नहीं, नो डाउट इम्पोर्टेंट, आपको तो इतना ध्यान रखना है, कॉलेजियम मतलब सेकंड जज केस और 1993, और इसी को रिन्यू करा था, इसी कॉलेजियम को थर्ड जज केस 1998। उसमें तीन कॉलेजियम में 3 तरीके की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र की बातें करी गई थी। पहला सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट, सेकंड हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट, और थर्ड हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र। इसी ट्रांसफ़र की बातें अभी चल रही है, कुछ कंट्रोवर्सी हुई है सेंटर और जुडिशरी के बीच में। हमारे लिए ये लगातार, हम कम से कम 5 से ज़्यादा बार इसको लगातार देख चुके हैं। तो आप लोगों को यदि रिवाइज भी करना हो तो आप पुराने लेक्चर से रिवाइज कर लीजिए। पिछले 2-3 दिन पहले हमने इसको डिस्कस करा था कि क्या होता है क्या नहीं होता। बार बार चीज़ों को रिपीट करने से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम करंट अफेयर्स के एंगल से देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन इलोन मस्क का पर्सनल बातें, इलोन मस्क ही इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसकी बातें क्या इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने ये भी बात भी डिस्कस करी थी कि किस तरीके से जो तमिलनाडु के जो सीएम थे स्टालिन थे, इसके अलावा केरला के सीएम थे, वो लगातार अपोज कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट पे, जो ये बात कर रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लगातार हिंदी को प्रमोट कर रही है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारे होम मिनिस्टर गए हैं, अब MBBS की बुक्स जो हैं वो हिंदी में आएंगी। इसको पूरी चीज़ को समझिए आप। ऐसा तो है नहीं कि यदि किसी को MBBS करनी है तो MP का पर्सन है तो MP में ही करेगा, तमिलनाडु का पर्सन है तो तमिलनाडु में ही करेगा। अब ये एक अल्टरनेट ला रहे हैं हिंदी को लेकर, तो इसकी वजह से जो अब तक का जो इन्वायरमेंट था वो इंग्लिश लैंग्वेज पर ही बेस्ड था। लेकिन अब यदि हिंदी की लैंग्वेज आएगी तो क्लासरूम्स का जो इन्वायरमेंट है MBBS में, जो 5 साल के MBBS में जो क्लासरूम्स का जो इन्वायरमेंट है वो भी कहीं ना कहीं शिफ्ट करेगा। और यदि हिंदी पर भी बात होगी तो जो तमिलनाडु केरला वाली बेल्ट के लोग हैं, स्पेशली जो नॉन हिंदी बेल्ट के स्टेट्स हैं, उनके लिए, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग होगा। अब क्या होगा तो ये क्या कि वो अवॉइड करेंगे, कि वो ट्राई करेंगे कि फर्स्ट में कि वो अब तक तो वो
कि बिना किसी डर के एमपी, राजस्थान जो हिंदी बेल्ट थी वहाँ पर एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर देते थे। लेकिन अब उनके लिए भी चैलेंज होगा कि वहाँ पर जो लैंग्वेज होगी, एक अल्टरनेट लैंग्वेज होगी, उसमें भी बात होगी। हो सकता है टीचर जो है वो केवल हिंदी पे ही फोकस करें। तो चैलेंजेस क्रिएट तो होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के भी अपने कुछ सोच समझ के ही कर रही है। हिंदी को क्या है ना कि हर आप देखिए, आप खुद देख लीजिए, जापान है तो यहाँ की जापानीज जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, चाइना में अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, कोरियन लैंग्वेज अपनी कोरिया में। तो ऐसा नहीं है कि केवल वर्ल्ड में हम ही अपनी लोकल जो ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज है उसको एज दी ऑफिशियल लैंग्वेज प्रमोट कर रहे हो। हर कंट्री अपनी जो लैंग्वेज होती है, जो स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, उन्हें प्रमोट करने की कोशिश करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसी डायरेक्शन में काम कर रही है। लेकिन इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। इंडिया की डाइवर्सिटी इतनी है कि हम भले ही हिंदी की कंट्री कहला दें, लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ स्पीकिंग स्टेट ऐसे हैं जो कि हिंदी से जानते ही नहीं हैं। तो ये बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। गवर्नमेंट जो कर रही है वो नो डाउट ऑफिशियल जो लैंग्वेज एक्ट है उसके अंडर तो ये सारी बातें सही है। लेकिन देखने वाला आने वाले टाइम में होगा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट और जो भी नॉन हिंदी बेल्ट के जो स्टेट्स हैं वो इसे किस तरीके से अपोज करते हैं। ये पूरी बात हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर ली थी। अगेन लास्ट वीक के आप वीडियोस को वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं कि क्या कंट्रोवर्सी थी, किस तरीके से 1950 में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था और 15 साल तक इंग्लिश की जो कुछ इंग्लिश लैंग्वेज को भी थोड़ा थोड़ा उसका यूज़ कम करने की बातें करी गई थी। लेकिन साउथ के जो स्टेट्स थे उन्होंने लगातार इसको अपोज करा। 1963 का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, उसके बाद उसमें क्या बातें करी गई, ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको रिवाइज उसी पर ये लगातार उसी पर अपडेट हो रहा है। आज एमपी में हुआ है, आज एमबीबीएस की बुक्स आई हैं, कल जेई की आएगी, कल इंजीनियरिंग में आएगी। सारी बातें अब लगातार ये ऐसे ही कंट्रोवर्सी चलेगी। तो रोज़ तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि और भी चीज़ें आती है करंट अफेयर में। यदि आप लोगों को रिवाइज ही करना है तो आप वहाँ से जाकर रिवाइज कर सकते हैं। मैंने आपको 2-3 दिन पहले ये बात करी गई थी कि यूएन में जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन आया था रशिया के अगेंस्ट इस यूक्रेन वाले मैटर पे। तो इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं करा था। मैंने उस दिन आपको बताया था कि हम डिफेंस के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया पे। और नो डाउट रशिया से के साथ हमारी जो वेपन्स के साथ जो हमारी जो सिक्योरिटी जुड़ती है, चाहे वो वेपन्स की जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को लेकर हो, हम उसमें काफ़ी ज़्यादा सिक्योर अपने आप को महसूस करते हैं। यही रीज़न है कि रशिया के साथ हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। ये बात मैंने आपको उस दिन समझाई थी कि क्यों रशिया के अगेंस्ट वोटिंग में इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। उसी का एक एग्जाम्पल देखिए, मैं उस दिन ऐसे ही बात कर रहा था कि रशिया से हम काफ़ी ज़्यादा जो है वेपन्स को वो खरीदते हैं। अब उसी में देखिए एक लाइट बैटल टैंक हमारे यहाँ इंडियन आर्मी को सप्लाई होगा। हमने इसके पहले लाइट बैटल टैंक के पहले सुखोई 30 की बात करी गई थी, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल की बात हो। मैं आपको कई एग्जाम्पल्स देख रखा है। सुखोई 30 कवर हो चुका है, ब्रह्मोस हो चुका है, पिछले 15 दिन की ही बात करो, आज लाइट बैटल टैंक आए हैं। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट होता है कि इंडिया रशिया और स्पेशली उसमें डिफेंस रिलेशन, हम ऑलरेडी एक दिन तो पूरा इंडिया रशिया रिलेशन पढ़ चुके हैं। अगेन आपको वाकई में इंडिया रशिया रिलेशन को जानने में इंटरेस्टेड हो तो आप वापस से वो वीडियोस को रिवाइज करिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो चीज़ें आपको यहीं जोड़नी होगी कि दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं उन्हें समझ आया सीबीआई का ही क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं करप्शन रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सीबीआई देखती है। जबकि अभी थोड़ी देर पहले देखी थी कन्नूर एक्सप्लोसिव केस, उसमें एनआईए ही क्यों आया। तो आप यदि वाकई में एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बॉडी यदि कोई एक्शन ले रही है तो वो क्यों ले रही है, क्या उसके जुडिक्शन में तो है। अब करप्शन रिलेटेड जितने भी केस हैं वो सीबीआई के जुडिक्शन में आते हैं तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, एनआईए ही एक्सप्लोसिव केस देखेगी, जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही इसका एग्जाम्पल देखा। ये सारी बातें आपको समझनी चाहिए, क्योंकि अब आप लोग सीबीआई भी पढ़ चुके हैं, एनआईए भी पढ़ चुके हैं, ईडी भी पढ़ चुके हैं। इस वजह से आगे बढ़ते हैं। G20 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन रिवीजन का भी जरूरी हो जाता है, तो देख लेते हैं। हमने बात करी थी कि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास रहने वाली है 2023 में। इंडिया में न्यू दिल्ली में इसका मीटिंग होगी। G20 में एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि G20 मतलब है क्या। दरअसल 1999 में एशियन क्राइसिस जो था, स्पेशली जो ईस्ट इंडिया के जो कंट्रीज थे, ईस्टर्न जो वर्ल्ड है उसके जो कंट्रीज थे, आपके जो
एशियन आसियान कंट्री जिसे बोलते हैं, आसियान क्राइसिस जो था, जो कि हमारे एशिया क्राइसिस भी बोला जाता है, उसके वजह से जो नुकसान हुआ था उसी में ये देखा गया कि अब G7 की अपनी एमएस से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था उस टाइम पर, कि उस समय G8 हुआ करता था ये, तो G8 से कहीं इम्पोर्टेंट था आपके कि अब दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्हें भी लाया जाए। ये पूरी स्टोरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से G8 के बाद G20 की ज़रूरत पड़ी। तो हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट यही है कि G20 आया कब, तो एशियन क्राइसिस के बाद आया 1999 में। अगेन इसमें इम्पोर्टेंट कंट्रीज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही बनेगा और दूसरा एक क्वेश्चन है कि इसकी मीटिंग्स अब 2023 में कहाँ होगी, इंडिया में होगी। लेकिन अभी मीटिंग होगी तो इसमें आएगा कौन कौन, तो पार्टिसिपेटेड कंट्रीज कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। पार्टिसिपेटेड कंट्रीज अगेन देखना है, एक आपके लिए 20 कंट्रीज हैं तो चैलेंजिंग होगा नाम याद रखना। तो इसके लिए सबसे बेटर है कि आप मैप बना लीजिए, मैप में आपको खुद शो हो जाएगा कि कौन कौन से कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगेन यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कनाडा, फर्स्ट कनाडा, सेकंड आपके यूएसए, थर्ड मैक्सिको, फोर्थ ब्राज़ील, फिफ्थ अर्जेंटीना, सिक्स साउथ अफ्रीका, सेवन सऊदी अरबिया, एट्थ आपका यूके, नाइन्थ आपका जर्मनी, टेंथ आपका फ्रांस, 11 इटली, 12 आपका रशिया, 13 आपका तुर्की, 14 आपका चाइना, 15 आपका इंडिया, 16 आपका जापान, 17 आपका साउथ कोरिया, 18 आपका इंडोनेशिया, 19 आपका ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से G20 में टोटल 19 कंट्रीज़ हैं, लेकिन फिर नाम तो G20 है। दरअसल कंट्रीज़ 19 हैं, लेकिन एक EU इसमें पार्टिसिपेट करता है एज ए मेंबर। तो G20 में 20 मेंबर्स, उस 20 मेंबर्स में 19 एज कंट्री मेंबर्स और एक ऑर्गेनाइजेशन EU, तो 19 + 1 20। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा G20 के बारे में था। मीटिंग्स होगी, क्या डिसीजन होंगे देखते हैं। क्या अभी तो एक साल के अगले साल की बात है, क्या होगा। CSIR की एक मीटिंग हुई, उसमें पार्टिसिपेट करा और ये बात करा कि हमको 1 पर्सन 1 लैब की कंसेप्ट जो मंत्र है उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये बात कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब आपके दिमाग में ये रिव्यू होना चाहिए कि ये CSIR की मीटिंग में कर क्या रहे हैं, ये कहीं भी चले जाते हैं या फिर इन्हें क्या इनकी जगह कोई भेज देते हैं। दरअसल ऐसा नहीं है। CSIR को आपको समझना होगा। CSIR जो है वो आपके काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, आपकी जो जितने भी आपकी जो इनोवेशन कॉम्प्लेक्स हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, रिसर्च लैब हैं, उन सब का एक कॉम्प्लेक्स है आपका ये CSIR। 1942 की ये एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जो है वो आपके न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में 1942 से लगातार ये काम कर रहे हैं और ये किसी एक्ट के थ्रू नहीं बने थे। ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है हमारा 1860 का, उसके थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करा गया एज दी सोसाइटी। ये एक सोसाइटी की तरह क्रिएट करा गया। 1942 से ही इसका जो ये जो है वो हमारे जो जितनी भी रिसर्च है, स्पेशली जो जिस रिसर्च की अपनी एप्लीकेशन है यानी इंडस्ट्रियल रिसर्च, उस सेक्टर में किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, लैब्स वगैरह को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता, लैब्स को किस तरीके से प्रमोट करें, साइंस एक्सप्लोरेशन बढ़ाएं, ये सारी बातें जो हैं वो CSIR की मीटिंग में होती है। प्राइम मिनिस्टर इसलिए गए हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही CSIR के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो मतलब जो एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जो उस पद पे होगा, जो उस पोस्ट पे होगा। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस पोस्ट पे हैं, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे, तो वो एक्स ऑफिशियो इसके चेयरमैन हो गए। ये हटेंगे, कोई और आएगा तो वो हो जाएगा। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का जो हमारे यहाँ मिनिस्टर होता है वो इसका वाइस चेयरमैन होता है। इसके अलावा कई सारे जो लैब्स हैं उसके जो डायरेक्टर जनरल्स हैं वो सब इसके मेंबर्स होते हैं। इसमें एक एडवाइजरी बॉडी भी होती है। अगेन CSIR जिसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका चेयरमैन कौन है, कब बना, हेडक्वार्टर कहाँ है, काम क्या है, ये सारी बातें। MP में भोपाल में एक कॉलेज है MNIT, बहुत फेमस कॉलेज है MNIT, उसमें टाइगर घुस गया। अभी पिक्चर देखिए, अभी टाइगर गया क्यों, टाइगर होता कौन है। तो सर टाइगर जो है आप सब लोग जानते हैं, टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली एग्ज़ाम की में। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वाइल्ड एनिमल्स पे, तो सबसे ज़्यादा टाइगर पे ही चांसेस होते हैं। आप लोग को नहीं ये बात समझी होगी, टाइगर एस्टिमेट्स की हमारे यहाँ टाइगर सेंसस भी होता है। टाइगर इतने टाइगर हैं, लमसम 3000 के लमसम हमारे पास इंडिया में टाइगर्स हैं, जो कि जिन्हें जो है वो
आइडेंटिफाई करा गया है। इसके अलावा वो भी हैं जिन्हें आइडेंटिफाई नहीं करा गया, और ये 3000 के लमसम टोटल 3000 भी एग्जैक्ट बात करें तो 2967 जो है टाइगर्स हैं हमारे यहाँ एज पर दी डाटा टाइगर सेंसस 2018। और टाइगर जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ। हर आपको मैं यदि पूरी ओवरव्यू देखें तो 2006 से ही लगातार टाइगर सेंसस हो रहा है। पहला 2006 में हुआ, 2010 में हुआ, थर्ड 2014 एंड लास्ट जो था फोर्थ टाइगर सेंसस वो आपके 2018 में हुआ। और उसी में बात करी गई कि टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स है 2967। 14 में लगा ये अप्रोक्स थे वो 2200 के अप्रोक्स थे। इसके पहले 2000 से भी कम थे अप्रोक्सीमेट 1400, फिर 1700, ये सारी बातें। अभी प्रेजेंट में बात करें, जो ऑफिशियल बात करें तो 2967 है टाइगर सेंसस 2018 के अकॉर्डिंग। अब इतने सारे टाइगर्स हैं, टाइगर्स को कोई घर में तो रखेंगे नहीं, इसके लिए कई सारे टाइगर्स रिजर्व्स बना रखे हैं। 50 के ऊपर टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे पास। और अब एमपी में यहाँ इसलिए मैं कोई टाइगर घुस गया ये इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे को, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि टाइगर एक तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और एमपी में न्यूज़ में रहा है। और आपको एमपी के भोपाल में के एक कॉलेज में ये 4-5 दिन से वहीं बैठा था, नो डाउट कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट है, वो आपके एमपी में हुआ है। और एमपी को जो है वो टाइगर स्टेट बोला जाता है। इसलिए ये मेरे को इसलिए पढ़ाना मैंने ठीक समझा क्योंकि एमपी को टाइगर स्टेट बोला जाता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि एमपी में ही सबसे ज़्यादा टाइगर मिलते हैं। इस 2967 में से अकेले 526 जो टाइगर्स है वो तो अकेले एमपी में ही मिलते हैं। इसके अलावा एक है आपके कर्नाटक, वहाँ है आपके 524। जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर मिलते हैं उसे टाइगर स्टेट बोला जाता है और वो एमपी में है। एमपी में कई सारे हैं, कान्हा नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ है, इस तरीके से कई सारे उसमें वहाँ पर भी टाइगर रिजर्व्स है, नेशनल पार्क एरिया है जहाँ पर इनको प्रोटेक्शन इजीली मिल जाता है। तो भोपाल का ये इंसिडेंट था। और भोपाल मतलब एमपी और एमपी मतलब टाइगर स्टेट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइगर स्टेट कौन सा स्टेट से रिलेशन किस स्टेट का है, तो वो आपके एमपी का है। आगे बढ़ते हैं, एफडीआई पे न्यूज़ है कोयल माइनिंग के बारे, और एक आपके कोल माइनिंग पे है। कोल माइनिंग के लिए ये बोला जा रहा है कि हमारे जो कोल माइंस है वो अंडर यूटिलाइज है। दरअसल इसका एक रीज़न तो यही है कि जो कोल जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो उसी रेट पे आ रहा है जो कि जिस रेट पर आपकी हमारे यहाँ जो एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर करने के बाद उसकी प्योरिटी को इंश्योर करेंगे, तो जितनी कॉस्ट आ रही है उसी कॉस्ट में तो हमारे यहाँ हमको या उसी से कम रेट पर तो हम उसको इंपोर्ट ही कर पा रहे हैं। इंपोर्ट नो डाउट नेशनल इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन यदि हम यहाँ पर भी एक्सप्लोर करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो तो उससे उतनी ही आ रही है, उससे ज़्यादा आ रही है। और यदि हम इन माइंस को एक्सप्लोर भी कर लेंगे तो भी हमारी जो माइंस है वो लगातार कम होती जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही था कि गवर्नमेंट को भी यही ठीक लग रहा था कि ठीक है, अभी हम अपनी माइंस को तो बचा के रखते हैं, अभी इम्पोर्ट उसी रेट पे हो रहे हैं तो हम इम्पोर्ट पे ही फोकस करते हैं। जिस दिन लगातार यदि हम इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को थोड़ा अपग्रेड होंगे, थोड़ा हम टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये कॉस्ट कम होगी। और जब इंटरनेशनल मार्केट में इनसिक्योरिटी होगी तो उस टाइम पे जब कोल की सप्लाई इन फ्यूचर यदि किसी वजह से इफेक्ट करती है तो उस टाइम हमारी यही जो कोल माइन है, डोमेस्टिक कोल माइंस, यही काम आएगी। तो जो गवर्नमेंट जो कर रही है वो ठीक कर रही है इसमें, क्योंकि जो हमारे यहाँ एक चीज़ होती है वो होती है आपकी कॉस्ट उतनी ही आ रही है। हमारी खुद की कोल माइंस जो हैं, कोल रिजर्व जो हैं वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब उसे जब ज़रूरत पड़ेगी, जब हम यदि टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे अपग्रेड होंगे तो हमारी जो एक्सप्लोरेशन की जो कॉस्ट है वो कम होगी, उस टाइम हम इन्हें यूटिलाइज़ करेंगे। एक न्यूज़ है आपकी एफडीआई पर लेकर। आपको तो यही पता होना चाहिए कि अब एफडीआई होती क्या है, अगले 5 साल में इतना हमारा पोटेंशियल है। तो आप भी कहीं नहीं जा रहे, मैं भी कहीं नहीं जा रहा। अब 47 बिलियन डॉलर की एफडीआई आएगी कि ज़्यादा आएगी, देख लेंगे। लेकिन ये तो समझें कि एफडीआई होती क्या है। दरअसल एफडीआई की बात करें तो एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से हमारे यहाँ किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो ही एफडीआई बोलते हैं, या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट को। ये एफडीआई ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में ही आए, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में भी एफडीआई आ सकती है। एफडीआई की बात करें तो एफडीआई 2 तरीके से आप देख सकते हैं। एक एफडीआई आती है आपके ऑटोमेटिक रूट से। ऑटोमेटिक रूट
एक आती है आपकी गवर्नमेंट रूट। एफडीआई आ रही है तो किसी दूसरी कंट्री का पैसा आ रहा है तो उसको में कई सारे अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ेगी। यदि गवर्नमेंट की अप्रूवल की आपको ज़रूरत पड़ती है, गवर्नमेंट के अप्रूवल्स, स्पेशली जो अप्रूवल्स जो हैं वो हमारे सिक्योरिटी से जुड़ते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक सिक्योरिटी हो, फॉर एग्जांपल किसी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यदि आपकी एफडीआई आ रही है तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट रूट से आएगी, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी कंसर्न हैं उन्हें एड्रेस करेंगे, उसी के बाद एफडीआई अलाउ करेंगे। तो एक जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं गवर्नमेंट रूट। लेकिन यदि आपको किसी प्रकार के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप सीधे एफडीआई किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट आ जाए किस फॉरेन से, तो उसे बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट। हालांकि इसमें आपको आरबीआई को इन्फॉर्म करना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ फॉरेक्स रिजर्व वगैरह जितने भी ये काम है वो सारा आरबीआई देखता है। तो आरबीआई को इसमें इन्फॉर्म जरूर करना होता है, केवल इन्फॉर्म करना होता है, ध्यान दीजिएगा, किसी प्रकार का अप्रूवल नहीं जरूरी होता। और जितने भी ऐसे काम हैं जिसमें हमारे सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है, ऐसे जितने भी कामों के लिए हम जनरली ऑटोमेटिक रूट की ही बात करते हैं। पहली न्यूज़ ही हमने ये डिस्कस करी थी कि गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट को थोड़ा फैसिलिटेट कर रही है, तो ऑटोमेटिक रूट जो है उसको लगातार आगे बढ़ाना, ये भी उसका एक एग्जांपल है। लेकिन इसके अलावा उसी वहीं पर हमने एक पढ़ा था फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। ये सारे जो एग्जांपल हैं वो कहीं ना कहीं आप इसके जोड़ के देख सकते हैं, दोनों न्यूज़ को आप जोड़ के देख सकते हैं। ये आपके एफडीआई के ऊपर न्यूज़ था। अगेन आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 वैक्सीन सबके लग गई, आगे हम कोई मतलब नहीं है। चाइना की पीएलए की न्यूज़ है, वहाँ की आर्मी की, इम्पोर्टेंट नहीं है। यूके के चांसलर ने ये बोला है कि नो गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द मार्केट। ऑब्वियसली बात है, ये तो इसलिए बोलेंगे ही सही क्योंकि ये जो हैं वो हैं आपके कैपिटलिस्ट, एक होती है कैपिटलिस्टिक कंट्रीज, वो जो बातें करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। यूके का जो नेचर है वो उसी तरीके का रहा है, इसलिए वहाँ की जो गवर्नमेंट की जो सोच है वो यही है कि मार्केट गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लेगी, लेकिन गवर्नमेंट मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये इनका पर्सनल व्यू है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप तो इधर ध्यान दीजिए, इधर ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि रशियन की आर्मी, ट्रेनिंग आर्मी में एक जगह कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गए। कितने लोग मरे इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने लोग इंजर हुए इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ हुआ ये सारा खेल, ये इम्पोर्टेंट है। अब पूरी न्यूज़ पढ़ने के बाद एक वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, बेल्गोरोड। बेल्गोरोड रीजन कहाँ पर है, तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। आपसे पूछ देगा एग्ज़ाम में कि बेल्गोरोड रीजन हाल ही में न्यूज़ में था, रिसेंटली न्यूज़ में था, वो इसका रिलेशन किस कंट्री से है, तो आपके दे देगा ऑप्शन, यूक्रेन से है, रशिया से है, इंडिया से है, कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा। और जब तक नहीं पढ़ोगे 200 से ज़्यादा कंट्री है, किससे जोड़ के देखोगे, और नाम भी ऐसा नहीं है जिसे आपने पहले सुना हो, बेल्गोरोड। तो आप ध्यान रखिएगा, बेल्गोरोड रीजन मतलब आपका रशिया में कुछ एक्सीडेंट हुआ है ट्रेनिंग आर्मी में, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बेल्गोरोड रीजन रशिया में है, इतना ध्यान रखिएगा। अगेन मंडे है, मंडे को मनी वाइज आता है। जिन्हें जिन्हें इन्वेस्टमेंट करने का शौक है वो इस पर ध्यान दे। बाकी क्योंकि अब पर्सनल लोन्स कितने पे मिल रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट रेट कितनी है, ईएमआई कितनी होगी, इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पोर्ट न्यूज़ में भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आई है, क्योंकि अब देख लीजिए इंडिया का कोई मैच था नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये डोमेस्टिक मैच हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंटरनेशनल मैच उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज जैसे वर्ल्ड कप हो गया, चैम्पियन लीग्स, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पूरी न्यूज़ हमने आज लोगों ने डिस्कस करी, जिसमें हमने इकोनॉमिक सेक्टर से इन्वेस्टमेंट, एफडीआई वगैरह की बात करी गई। हमने आज फूड सिक्योरिटी के मैटर को देखा कि एफएओ की रिपोर्ट देखी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखा, हमारे जो गवर्नमेंट के मेजरमेंट थे वो सारी बातें करी। इसके अलावा हमने पूरी बात करी कि सीबीआई की क्या फंक्शनिंग है, एनआईए की क्या फंक्शनिंग है। 2 केस स्टडी देखी, एक थी आपकी दिल्ली चीफ जो दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है वो वाली केस स्टडी की, उसमें सीबीआई ही क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक आपकी कन्नूर एक्सप्लोसिव केस वाली बात हम लोगों ने करी। सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम को हमने एक बार फिर रिवाइज करा। ये सारी न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो आज हमने कवर करी। थैंक यू वेरी मच।